तो नमस्कार, हाजिर हैं एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। यही पहली बड़ी खबर है, ईवीएम मशीन पर फिर से बोले अखिलेश यादव, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति से लगाई गुहार। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले करारी हार का सामना करने वाले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईवीएम मशीन को लेकर वायरल ऑडियो को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति से संज्ञान लेकर सुरक्षा देने की मांग की है। अखिलेश यादव ने कहा कि ईवीएम मशीन के बदले जाने को लेकर एक चुनाव अधिकारी की किसी से बात की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर चल रही है, उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रपति महोदय उसका संज्ञान लें और सरकार संबंधित व्यक्ति को तुरंत संपूर्ण सुरक्षा दें। किसी एक व्यक्ति का जीवन हमारे लिए सरकार बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी और खुद इसके मुखिया अखिलेश यादव एग्जिट पोल के बाद से ही ईवीएम मशीन और काउंटिंग में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सपा के कई नेताओं के अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी आरोप लगाया है कि सपा को गड़बड़ी करके हराया गया है। ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि अखिलेश यादव के वोटों में गड़बड़ी की गई है और अखिलेश यादव के वोटों को लूटा गया है। यदि आप भी मानते हैं कि अखिलेश यादव को वोटों में गड़बड़ी करके हराया गया है तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, पंजाब के राज्यपाल से मिले भगवंत मान, सरकार बनाने का पेश किया दावा। आपको बता दें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत मान ने राजभवन में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। भगवंत मान 16 मार्च को नवाशहर में शहीद भगत सिंह के गांव खटकर कलाम में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। भगवंत मान ने कहा कि मैं राज्यपाल से मिला, हमारे विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने मुझसे कहा कि हम जहां भी शपथ ग्रहण समारोह करना चाहते हैं उन्हें बता दें। 16 मार्च को दोपहर 12:30 बजे शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटकर कलाम में शपथ ग्रहण समारोह होगा। आपको बता दें कि 16 तारीख को भगवंत मान मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, बोली भाजपा को 2024 में हराने के लिए एकजुट हो पूरा विपक्ष, कांग्रेस का इंतजार करने की जरूरत नहीं। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत जनादेश का सही प्रतिबिंब नहीं है। ममता बनर्जी ने इसके साथ ही भाजपा पर चुनावी मशीनरी का उपयोग करके वोट लूटने का आरोप लगाया है। भाजपा को परास्त करने के लिए विपक्षी गठबंधन के अपने आह्वान को फिर से दोहराते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि बेकार बैठे रहने और कांग्रेस का इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में जीत हासिल करने पर बीजेपी को अधिक हल्ला नहीं करना चाहिए। यह जीत लोगों के जनादेश का सही प्रतिबिंब नहीं है। यह फैसला वोटों को लूटने के लिए चुनावी मशीनरी के खुले तौर पर इस्तेमाल के कारण है। ममता बनर्जी ने कहा कि अखिलेश यादव जनादेश के कारण नहीं बल्कि वोटों की लूट के कारण हारे हैं। ममता बनर्जी ने समाजवादी पार्टी द्वारा ईवीएम मशीन के वीडियो के विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि अगर एक डीएम को ईवीएम मशीन हटाने के लिए निलंबित किया जाता है तो यह बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को हराने के लिए यह सब जानबूझकर किया गया। वोटों की लूट हुई थी। अखिलेश यादव को निराश और परेशान नहीं होना चाहिए, उन्हें लोगों के पास जाना चाहिए और इसे चुनौती देनी चाहिए। तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा कि सभी ईवीएम की फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए, यह देखने के लिए कि क्या ये वही मशीनें हैं जिनका इस्तेमाल लोग वोट देने के लिए करते हैं और फिर वे गिनती के लिए लाए जाते हैं। अगर भाजपा जीती है तो वो लोकप्रिय वोट से नहीं जीती है। ये एक लोकप्रिय जनादेश नहीं है, ये एक मशीनरी जनादेश है। ममता बनर्जी ने भाजपा नेताओं के एक वर्ग के इन दावों को भी खारिज कर दिया कि 4 राज्यों में जीत 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए लोगों की मन स्थिति को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भाजपा को दुआ स्वप्न देखना बंद कर देना चाहिए। कांग्रेस के प्रदर्शन के बारे में पूछे जाने पर ममता बनर्जी ने कहा यह उन्हें तय करना है कि वे क्या करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सभी विपक्षी दलों को भाजपा को परास्त करने के लिए एक साथ आना चाहिए। कांग्रेस की प्रतीक्षा करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव मशीनरी और केंद्रीय बलों व एजेंसियों के इस्तेमाल से भाजपा ने जीत हासिल की है। अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी का लगातार दूसरे दिन गांधीनगर में रोड शो, स्वागत में उमड़ी लोगों की भारी भीड़। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन गांधीनगर में जमकर रोड शो किया। इसके बाद पीएम मोदी
राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेने पहुंचे। जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब यह विश्वविद्यालय उनका ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक था। बता दें कि पीएम मोदी ने कल अहमदाबाद में रोड शो किया था। आपको बता दें कि 2022 के आखिरी महीनों में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं। इस लिहाज से पीएम मोदी का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में भी रोड शो किया था, जिसमें भी भारी भीड़ उमड़ी थी। आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां से भी मुलाकात की और उनके साथ में बैठकर खाना भी खाया। अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 399 सीटों पर लड़ा चुनाव, जिसमें से 387 सीटों पर जमानत हो गई जब्त। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 कई महीनों में खास रहा। बीजेपी ने जहां पर स्पष्ट बहुमत के साथ में सत्ता में दमदार वापसी की है, तो वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को लगातार दूसरी बार चुनावी पराजय का सामना करना पड़ा। कांग्रेस और बसपा के लिए इस बार का विधानसभा चुनाव किसी बुरे और भयंकर सपने से कम नहीं है। कांग्रेस ने इस बार का विधानसभा चुनाव प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में लड़ा था। पार्टी ने अकेले दम पर चुनावी मैदान में उतरते हुए 399 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए थे। और दिलचस्प बात यह है कि 399 कांग्रेस प्रत्याशियों में से 387 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। सिर्फ 12 उम्मीदवार ही अपनी जमानत बचाने में कामयाब रहे। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में मात्र 2 सीटों पर जीत हासिल की है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पर शासन करने वाली मायावती की बहुजन समाज पार्टी की स्थिति भी इस बार काफी खराब रही। बसपा ने इस बार का विधानसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ा था। पार्टी ने सभी 403 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। इनमें से 290 उम्मीदवार अपनी जमानत भी नहीं बचा सके। इस बार बसपा को महज 1 सीट से ही संतोष करना पड़ा। अगली बड़ी खबर, मोदी और अमित शाह के बाद अब बीजेपी में नंबर 3 पर आ गए योगी बाबा। ऐतिहासिक जीत के बाद बढ़ गया यूपी के मुख्यमंत्री का कद। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बढ़ता कद अब कुछ ऐसा हो चुका है कि योगी पहले राजा बने और इस जीत के बाद अब वो सम्राट लगने लगे। आपको बता दें कि योगी बीजेपी में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बाद अब तीसरे सबसे बड़े नेता बन गए हैं। अब तक बीजेपी में नंबर 1 और नंबर 2 की पोजीशन थी। नंबर 1 प्रधानमंत्री मोदी और नंबर 2 अमित शाह। राजनीति से लेकर आम बोलचाल की भाषा में यही कहा जाता था कि बीजेपी में मोदी और शाह का मतलब है नंबर 1 और नंबर 2। इसके बाद बाकी जितने भी नेता हैं वो सब बराबर हैं, यानी बीजेपी में नंबर 3 का कोई भी स्थान नहीं था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के नतीजों ने योगी आदित्यनाथ को इस स्थिति में ला दिया है कि उन्हें पार्टी में मोदी और अमित शाह के बाद नंबर 3 कहा जाने लगा है। राजनीति में योगी आदित्यनाथ के लिए एक बात काफी बोली जाती है कि अब उनके पैरों में मुख्यमंत्री के जूते छोटे पड़ने लगे हैं। आज मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ बीजेपी में हिंदुत्व का दूसरा सबसे बड़ा चेहरा है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय लाल कृष्ण आडवाणी को हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता था। फिर आडवाणी ने सेकुलर दिखाने की कोशिश की और मोदी हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बन गए। और मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद जब उसका सबका साथ सबका विकास का नारा दिया, तब योगी हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बन गए। योगी कई मायनों में बीजेपी के दूसरे मुख्यमंत्रियों से बिल्कुल अलग हैं। चाहे चुनाव त्रिपुरा में हो या दक्षिण भारत के केरल में, उन्हें बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारक बनाकर सभी राज्यों में भेजा जाता है। मोदी की तरह योगी पर भी कभी ये आरोप नहीं लगाए जा सके कि वो राजनीति में अपने परिवार और निजी स्वार्थ के लिए हैं। दोनों ही नेताओं की राजनीति पूर्ण रूप से देश को समर्पित है, यानी जैसे मोदी के लिए उनका परिवार, उनकी पूंजी और उनका जीवन केवल देश है, ठीक वैसे ही योगी को भी उसी रूप में देखा जाता है। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोदी शाह के बाद तीसरे नंबर पर आ गए हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में फिर उठे बगावती सुर। एआईसीसी मेंबर ने खोला गांधी परिवार के खिलाफ मोर्चा। आपको बता दें कि 5 राज्यों में हुई कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी में एक बार फिर से गांधी परिवार के खिलाफ में बगावत के सुर जोर पकड़ने लगे हैं। एआईसीसी सदस्य और कांग्रेस के प्रवक्ता वरिष्ठ नेता वी नारायण ने कहा कि लीडरशिप के लिए गांधी परिवार को अब जगह खाली कर देनी चाहिए, क्योंकि चुनावों के नतीजों से साफ है कि जनता का भरोसा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हासिल नहीं हो पा रहा है। वी नारायण ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कुप्रबंधन के कारण ही पार्टी को पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी से हार का सामना करना पड़ा। वी नारायण ने कहा कि अपने सभी अच्छे इरादों के बावजूद राहुल गांधी ने पिछले 20 वर्षों में कांग्रेस के लिए कुछ भी हासिल नहीं किया और जनता ने भी उन्हें स्वीकार नहीं किया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा
लड़ाई में पार्टी की प्रभारी उनकी बहन प्रियंका गांधी भी कोई असर नहीं दिखा सकी। नारायणन ने कहा कि कांग्रेस मोदी सरकार की बाजीगरी और उनके झूठ, धनबल और बाहुबल के खिलाफ लड़ रही है। ऐसे में पार्टी के कुप्रबंधन के कारण कांग्रेस चुनाव में बुरे तरीके से हार गई। नारायणन ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं की देश की जनता में कोई भी अपील नहीं है। अब यही सबसे बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा कि एक सलाहकार की भूमिका में सोनिया गांधी की दूरदर्शिता और समझदारी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी, लेकिन उन्हें अपने परिवार को अब इससे दूर रखना चाहिए। नारायणन ने कहा कि ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें एक संपन्न व्यवसायिक उद्यम के संस्थापक परिवार संगठन के व्यापक हित में पेशेवरों को रास्ता देने के लिए खुद ही उससे अलग हो गए। नारायणन ने कहा कि राजनीति नतीजों का खेल है। इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी ने कई असफलताओं के बावजूद अच्छे नतीजे दिए थे, जबकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपनी क्षमता साबित करने के लिए 20 साल से लगे हैं, फिर भी वे सफल नहीं हो पा रहे हैं। नारायणन ने कहा कि देश पार्टी से बड़ा है और पार्टी व्यक्तियों और परिवारों से बड़ी है। उन्होंने सुझाव दिया है कि राकापा टीएमसी के नेता कांग्रेस से ही निकले हैं, उन्हें कांग्रेस में वापस लाया जाना चाहिए और उन्हें बड़ी भूमिका दी जानी चाहिए। नारायणन ने कहा कि मैं G23 से विभिन्न राज्यों में इन नेताओं के पास जाने और उन्हें कांग्रेस में लाने का अनुरोध करता हूं। राहुल गांधी के बारे में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन वो नेता के रूप में चुनाव नहीं जिता सकते हैं। मैं उन्हें एक नेता के रूप में प्यार करता हूं, लेकिन जनता ने उन्हें स्वीकार नहीं किया है और यह समय गांधी भाई बहनों को कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से अलग करने का है। आपको बता दें कि उन्होंने साफ कहा है कि अब गांधी परिवार को सत्ता छोड़ देनी चाहिए। गांधी परिवार को अब शीर्ष नेतृत्व छोड़कर किसी और को मौका देना चाहिए। इस बारे में आपका क्या मानना है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ के नए मंत्रिमंडल की कवायद हुई तेज, मुख्यमंत्री योगी ने दिया इस्तीफा। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव खत्म हो गए हैं और भाजपा आलाकमान प्रदेश के नए मंत्रिमंडल की शक्ल तय करने में मशगूल हो गया है। आपको बता दें कि ऐसे में यह जानना दिलचस्प है कि किन किन विधायकों को नए मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। पिछली योगी सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री दोबारा जीतकर सदन में पहुंचे हैं। ऐसे में उन्हें तो बड़े बड़े मंत्रालय ही दिए जाएंगे, लेकिन यूपी के चुनाव में कुछ नए चेहरों ने भी धमाल मचा दिया है। उनके प्रदर्शन के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह जरूर मिलेगी। इसके अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में प्रचंड जीत मिलने के बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके साथ ही अब मंत्रिमंडल की कवायद तेज हो गई है। आपको बता दें कि माना जा रहा है कि होली से पहले ही मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी जाएगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी मानते हैं कि कांग्रेस और सपा की हार में एक बड़ी साजिश हुई, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।